शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की पहली न्यूज़। हम देखेंगे विशु के त्यौहार से रिलेटेड। प्रधानमंत्री ने विशु के अवसर पर आरोग्य और सौभाग्य की कामना की है। विशु के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम देखने वाले हैं। यहाँ पर बताया जाता है विशु एक हिंदू फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ इंडियन स्टेट है जैसे कि केरल, कर्नाटक का तुलुनाडु रीजन, इसके अलावा माहे डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी। पुदुचेरी में माहे डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पर भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा नेबरिंग एरियाज ऑफ तमिलनाडु एंड देयर डिस्पोरा कम्युनिटीज़। तमिलनाडु का जो नेबरिंग एरिया है आइट साइड का, और जो डिस्पोरा कम्युनिटीज़ है उससे रिलेटेड कम्युनिटीज़ है, वो सब इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जो तमिलनाडु के से इधर उधर जा कर के बस गए हैं वो लोग भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। द फेस्टिवल मार्क्स द फर्स्ट डे ऑफ मेडाम। मेडाम का ये पहला दिन है ऐसा ये बताता है। द 9th मंथ इन द सोलार कैलेंडर। सोलार कैलेंडर की बात करें तो ये 9वां महीना होता है। फॉलोड इन केरला। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं जियोग्राफी वाले हिस्से से। जियोग्राफी में हम मैप को देखने वाले हैं। मैप में आज हम देखेंगे सेचुरा डिज़र्ट। सेचुरा डिज़र्ट पड़ता है साउथ अमेरिका के पेरू वाले रीजन में। पेरू देश में इसका फैलाव है। ये पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 3 अलग अलग डेजर्ट बताए गए हैं। येलो कलर से सेचुरा डिजर्ट है। इसके बाद है पेरुवियन कोस्टल डिजर्ट, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है। ये भी समुद्र के किनारे डिजर्ट है। इसके बाद पड़ जाता आपका अटाकामा डिजर्ट। अटाकामा इस प्रकार से चिली है ना, लंबा लंबा यहाँ पर इसका फैलाव है समुद्र के किनारे किनारे। तो साउथ अमेरिका का जो पश्चिमी वाला हिस्सा है वहाँ पर ये डेजर्टों का फैलाव है। इन द नॉर्थ ऑफ पेरू यू कैन फाइंड द सेचुरा डिजर्ट। पेरू का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है पेरू देश का, वहाँ पर सेचुरा डिजर्ट है। दिस डिजर्ट लाइन्स द कोस्ट फ्रॉम प्यूरा से लेकर के लेम्बाक एंड इज़ होम टू सम ऑफ द बेस्ट बीचेस इन पेरू। इसकी डिजर्ट लाइन की बात करें तो कोस्ट फ्रॉम प्यूरा से लेकर के लंबाक तक है इसकी लाइंस, और बताया जाता है ये होम है सम ऑफ द बेस्ट बीचेस इन पेरू का। Although the desert water is not a stranger in these lands, several rivers run through the desert to reach the Pacific Ocean. कई सारी नदियाँ यहाँ से होकर के गुजरती ताकि अपने पानी को पैसिफिक ओशियन में गिरा सके। These rivers were a key for the success of ancient desert cultures like मोचे एंड सियाकन। यहाँ पर जो कल्चर विकसित हुई उसके बारे में बताया जाता है मोचे और सियाकन। दिस डिजर्ट आल्सो सीज रेन एंड फ्लड्स ड्यूरिंग द अल नीनो फोनामेनन। अल नीनो कल भी हम सुने थे, आज भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि अल नीनो का जब यहाँ पर प्रभाव दिखता है तो फ्लड और रेन भी हमको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा द रीजन इज़ वेल नोन फॉर ग्रोइंग अल्गारोब्स। ठीक है, यहाँ पर ग्रोइंग की बात करी जाती है कि किस चीज़ की यहाँ पर खेती की जाती है। ये पिक्चर यहाँ पर दिख रहा है, यही जो ट्री है, ठीक है, एडिबल पॉट्स और ऑर्नामेंटल ट्री माना जाता है गार्डन और लैंडस्केप में। द कैरोब ट्री इज़ नेटिव टू द मेडिटेरियन रीजन एंड मिडल ईस्ट में ये पाया जाता है। दिस इज ए टाइप ऑफ मेसिक्यूट ट्री whose pod can be ground into a rich molasses known as alga algorobina। ये एक प्रकार का स्वीटनर होता है, मीठापन जिस लाने के लिए यूज़ करते हैं, नॉन एज एल्गा रोबिना। एल्गा रोबिना ड्रिंक्स इंक्लूडिंग ए पिस्को बेस्ड कॉकटेल नॉन एज कॉकटेल डी एल्गा रोबिना आर वेरी पॉपुलर इन दिस रीजन। एक पेय की यहाँ पर बात करी जाती है जिसका नाम है कॉकटेल डी एल्गा रोबिना। ये काफ़ी फेमस है इस पेरू के रीजन में।
Across the country, people used alga robina in smoothies, desserts, baked goods and syrup. क्या क्या चीज़ यहाँ पर बनाई जाती है उसके बारे में बात बताई जाती है। तो बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, खाली इसकी लोकेशन के बारे में बताया जाता है, कौन कौन से पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं उसके बारे में ये बात बताई गई है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड। सबसे पहले हम इसको जानने समझने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे कि न्यूज़ में ये आखिर आया क्यों है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक इंटरनेशनल संगठन है जो कि वैश्विक आर्थिक विकास, पूरे वर्ल्ड में सभी देशों की आर्थिक वृद्धि कैसे करके संभव हो सकती है, इसके अलावा उनकी जो वित्त वाली पोजीशन वो हमेशा स्थिर रहे, कभी भी उनकी इकोनॉमी डाउन ना हो पाए, इसके लिए प्रयास करते रहे। वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना, वैश्विक आर्थिक विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करता है और गरीबी को घटाता है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि श्रीलंका की जब ऐसी कंडीशन है तो आईएमएफ आगे क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, सदस्य देशों का कोटा आईएमएफ निर्णयों में वोटिंग पावर का मुख्य निर्धारक होता है। ठीक, सदस्य है, यदि कोई कंट्री इसका सदस्य है तो उसको वोटिंग पावर है। आईएमएफ की स्थापना मूल रूप से ब्रेंटन वुड्स समझौते के एक हिस्से के रूप में की गई थी, जिसने फिक्स्ड एक्सचेंज दरों पर कन्वर्टिबल करेंसियों के सिस्टम को लागू करने के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग को बढ़ावा दिया था। मतलब कि एक्सचेंज दर पर कन्वर्टेबल करेंसियों सिस्टम को लागू यहाँ पर किया गया। आईएमएफ वाशिंगटन डीसी में स्थित है। संगठन में अभी देखा जाए तो 189 सदस्य हैं, जिसमें से प्रत्येक का उसके वित्तीय महत्व के अनुपात में एग्जीक्यूटिव बोर्ड में लीडरशिप रहता है। ठीक है, वित्तीय महत्व उसका कितना है इस हिसाब से उसका प्रतिनिधित्व भी रहेगा। कोटा आईएमएफ निर्णयों में वोटिंग पावर का मुख्य निर्धारक होता है। किसी देश की वोटिंग पावर किससे पता चलेगी? कोटा से। आईएमएफ की वेबसाइट में उसके मिशन की व्याख्या बताई गई है। वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता को सिक्योर करना, इंटरनेशनल ट्रेड को और सरल बनाना और रोजगार प्रोवाइड करना, टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और गरीबी घटाना, इसके मेन बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी 1945 में। इससे दुनिया भर के 189 देश जुड़े हैं। 12 अप्रैल 2016 को नाउरू 189वें सदस्य के रूप में जुड़ा था। प्रत्येक देश या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कार्यकारी बोर्ड के सदस्य और कई स्टाफ के सदस्य द्वारा किया जाता है। हर देश का लीडरशिप कौन करेगा? कार्यकारी बोर्ड के सदस्य करेंगे और कई सारे स्टाफ के सदस्य करते हैं। प्रत्येक देश से बोर्ड के सदस्यों का रेशो उस देश की वैश्विक वित्तीय स्थिति पर आधारित होती है, जिससे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे शक्तिशाली देशों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा रहेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्च मतदान की पावर है, वोटिंग की पावर है, जिसके बाद जापान आता है, चीन और फिर एशियाई देश और ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली के रूप में पश्चिमी यूरोपीय देश आ जाते हैं। मेंबरशिप कंट्रीज़ हैं 189, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बात करें तो 24 निदेशकों में से प्रत्येक एक देश या देशों के ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर देश से एक को चुन लेंगे या फिर 2-4 देशों को मिलाकर के एक प्रतिनिधि चुना जाता है। स्टाफ की बात करें तो 150 देशों से लगभग 2700 स्टाफ यहाँ पर हैं। कुल कोटा एसडीआर 477 बिलियन का है, मतलब कि टोटल आप इसके कोटा की बात करी जा रही है। बोरोड रिसोर्स इन्वॉल्व की बात करें तो एसडीआर है 500 बिलियन, मतलब 693 बिलियन यूएस डॉलर का। वर्तमान उधार व्यवस्था के तहत लैंडिंग अरेंजमेंट की यदि हम बात करें तो 152 बिलियन डॉलर, जिसको 152 एसडीआर या फिर 210 बिलियन यूएस डॉलर। सबसे बड़े कर्जदार कौन हैं? अर्जेंटीना, यूक्रेन, ग्रीस और मिस्र हैं। लार्जेस्ट प्रिकॉशनरी लोन्स किसको मिला है? मैक्सिको, कोलंबिया और मोरक्को को।
यहाँ पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को समझाने की कोशिश करी जा रही है कि दोनों का काम है कि वो लोन देंगे, लेकिन आईएमएफ केवल छोटे समय के लिए लोन देता है जो सदस्य उद्धरण द्वारा वित्त पोषित होता है। वर्ल्ड बैंक का ध्यान दीर्घकालिक आर्थिक समाधान और गरीबी में कमी दोनों पर केंद्रित रहता है, और सदस्य योगदान और बॉन्ड द्वारा वित्त पोषित होता है। यदि किसी को चाहिए तो उसको बॉन्ड और योगदान के माध्यम से पैसा दिया जाएगा। आईएमएफ का ध्यान रहता है आर्थिक नीति का समाधान, ठीक है, जबकि वर्ल्ड बैंक सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण और बीमारी को रोकने के कार्यक्रम में भी पैसा को उधार देता है। न्यूज़ की बात करें तो श्रीलंका का कहना है यदि हमें आईएमएफ से मदद मिलती है तो हम गरीबों का ध्यान जरूर रखेंगे। Sri economic recovery will depend on the reforms undertaken with IMF support. IMF का सपोर्ट है, इसके माध्यम से किस प्रकार के रिफॉर्म आ रहे हैं इस पर निर्भर करेगी किस हिसाब से वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन रिकवर हो पा रही है। बट द गवर्नमेंट विल नॉट इग्नोर द कंट्रीज पुअर, ऐसा कहना है फाइनेंस मिनिस्टर अली सबरी का। आगे कहा जा रहा है रिसेंटली अपॉइंटेड मिनिस्टर, इन्होंने द हिंदू को बताया हिज अहेड ऑफ हिज डिपार्चर टू वाशिंगटन डीसी वेयर ही विल लीड द श्रीलंकन डेलीगेशन इन नेगोशिएशन विद द आईएमएफ। वाशिंगटन डीसी जा रहे हैं, आईएमएफ के साथ में कुछ नेगोशिएशन होने वाले हैं। इनका कहना है वी हैव सीन ह्यूज कट्स टू द कंट्रीज रेवेन्यू, सरकार की कमाई नहीं हो पा रही है टैक्स के माध्यम से और भी अन्य जो तरीके जिनसे कि उसकी कमाई हो सकती, सारे साधनों से उसकी रेवेन्यू कम हो गया है। एंड आर ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम द करंट इकोनॉमिक क्राइसिस, और हम हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस से हम रिकवर हो सकें। ऑन वाट श्रीलंका वुड पुट फोर्थ टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्सटेंड सपोर्ट बेस्ड ऑन टफ कंडीशन। इनका कहना है कि हमारा विश्वास है देयर इज़ ए नीड फॉर ए पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है। वी डेफिनेटली नीड ए सेफ्टी नेट फॉर पियर, हमें गरीबों को सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना है। वी कैन नॉट इग्नोर द पुअर, ऐसा इनका कहना है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इजिप्ट से रिलेटेड। तो इजिप्ट का सबसे पहले हम मैप देखेंगे। मैप में आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड के मैप के अंतर्गत इजिप्ट की लोकेशन कहाँ पर पड़ती है। तो अफ्रीका महाद्वीप में आता है इजिप्ट, और अफ्रीका के भी कौन सी जगह पर पड़ेगा ये, यदि आप नॉर्थ की तरफ जाओगे और पूरब की तरफ जाओगे तो इजिप्ट पड़ता है। यदि हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा इसको पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, इसके साउथ वाले हिस्से में काटती है, ठीक है। इसके ऊपर की तरफ आप जाओगे तो पड़ता है मेडिटेरियन सी नॉर्थ की तरफ में। इसके आप साउथ की तरफ और पूर्व की तरफ जाओगे तो रेड सी पड़ता है, ठीक है। इसके बाद फिर ये एशिया चालू हो जाता है, ये वाला हिस्सा आपका अफ्रीका हो जाता है। कौन कौन से देशों के साथ इसकी बाउंड्री है ये वाले मैप से आप क्लियर समझ सकते हैं, ठीक है। इसके आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो इसके नॉर्थ से लेकर के साउथ तक लीबिया से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। नीचे की तरफ आप जाओगे तो सूडान की तरफ, सूडान के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है लीबिया, सूडान। और इस तरफ आप जाओगे इसके पूरब की तरफ तो ये वाला जो हिस्सा है इसका जेरूसलेम से टच करता है। यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट कुछ कुछ लोकेशंस हैं, जैसे कि ये जो आप नदी देख रहे हैं ये सबसे लंबी नदी मानी जाती है नील रिवर। यहाँ पर ये नील रिवर अपना डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। और यहाँ की एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है स्वेज कैनाल, गल्फ ऑफ अकाबा, रेड सी, ये सब यहाँ की जियोग्राफिकल रूप से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है।
न्यूज़ की बात करें तो बताया जाता है कि इजिप्ट इंडिया से वीट को इंपोर्ट करेगा, मतलब कि गेहूं की खरीदी करने वाला है इजिप्ट हमसे। इजिप्ट वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ वीट, विश्व का सबसे जो बड़ा इंपोर्टर है इजिप्ट माना जाता है वीट का। विच हैज़ बीन इम्पोर्टिंग द ग्रेन फ्रॉम रसिया एंड यूक्रेन, ये पहले रसिया और यूक्रेन से ख़रीदता था अनाज, अब वो एग्री हो गया है इंडिया से ख़रीदने के लिए, ऐसा यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल का कहना है। ऑफिशियल फ्रॉम एग्रीकल्चर क्वारंटाइन एंड पेस्ट रिस्क एनालिस ऑफ इजिप्ट विजिटेड वेरियस प्रोसेसिंग यूनिट, कई सारी प्रोसेसिंग यूनिट में इजिप्ट ने विजिट किया, पोर्ट फैसिलिटी को देखा एंड फार्म्स इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब, एंड वी हैव डिसाइडेड टू एक्सपोर्ट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वीट, बेस्ट क्वालिटी वाला गेहूँ हम एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसा प्राइम मिनिस्टर He said Prime Minister had especially called him to ensure that the best quality of wheat is exported to Egypt to ensure that India makes it mark in the country in term of wheat export। कुछ और डाटा यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। इजिप्ट ने इंपोर्ट किया था 6.1 मिलियन टन गेहूँ 2021 में, एंड इंडिया वाज देन नॉट पार्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ accredited countries that could export wheat to Egypt, लेकिन इस लिस्ट में इंडिया शामिल नहीं था कि वो इजिप्ट को गेहूँ एक्सपोर्ट कर सके। मोर देन 80% ऑफ इजिप्ट्स वीट इम्पोर्ट एस्टिमेटेड टू बी क्लोज टू $2 बिलियन इन 2021, ये इसने ख़रीदा था रसिया और यूक्रेन से। 80% हिस्सा इंपोर्ट का रसिया और यूक्रेन से ख़रीदा था, लगभग $2 बिलियन का। बताया जा रहा ग्रोथ इन वीट एक्सपोर्ट इज़ ड्रिवन मोस्टली बाय द डिमांड फ्रॉम कंट्रीज सच एज बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, श्रीलंका, ओमान, मलेशिया। यहाँ पर डिमांड है गेहूं की, ठीक है। हाउएवर इंडिया इज़ आल्सो मेकिंग एफर्ट टू बूस्ट वीट एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज जैसे कि यमन, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं S-400 मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम होता है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को हम हमला करके गिरा सकते हैं। S-400 को रसिया का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज वाला सरफेस से एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये दुश्मन का क्रूज, एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हमला करके गिरा सकता है। ये सिस्टम रूस के ही S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। इस मिसाइल सिस्टम को अल्मांज आंते ने तैयार करा था, कंपनी का नाम बताया जा रहा है, जो कि रसिया में 2007 के बाद से ही सेवा में है। ये एक ही राउंड में 36 वार करने में सक्षम बताई जाती है। एक साथ 300 टारगेट को कर सकता है ये ट्रैक। S-400 का जलवा ये है कि इसके रडार 100 से 300 टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं। 600 किलोमीटर तक की रेंज की ट्रैकिंग कैपेसिटी है। इसमें लगी मिसाइलें 30 किलोमीटर ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी में किसी भी टारगेट को भेद सकती हैं। और बताया जाता है इससे ज़मीनी ठिकानों को भी निशाना हम बना सकते हैं। सबसे मेन बात, एक ही टाइम में 400 किलोमीटर तक 36 टारगेट को एक साथ वो मार सकती है। 12 लॉन्चर हैं, 3 मिसाइल एक साथ इसमें दागा जा सकता है और इसे तैनात करने में मात्र 5 मिनट लगते हैं। ये सब पिक्चर उसी के बताए गए। ये इस बात की जिम्मेदारी भी ले सकता है कि दुश्मन की मिसाइल को कौन से फेज में गिराना है। लॉन्चिंग के तुरंत बाद कुछ दूरी पर या करीब आने पर अगर बूस्ट फेज यानी शुरुआत के समय से ही मिसाइल ध्वस्त कर दी गई तो उसके मलबे राख से कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसमें 4 तरह की मिसाइल होती हैं। एक मिसाइल 400 किलोमीटर की रेंज वाली, दूसरी 250, तीसरी 120 और चौथी होती है 40 किलोमीटर वाली रेंज। न्यूज़ की बात करें तो बताया जा रहा है इंडिया गेट्स S-400 ट्रेनिंग इक्विपमेंट।
इंडिया को मिला है S-400 ट्रेनिंग इक्विपमेंट। सेकंड रेजिमेंट फ्रॉम रसिया लाइकली टू सी सम डिले ड्यू टू यूक्रेन वार। सेकंड रेजिमेंट की बात करें रसिया से तो उसमें कुछ डिले देखने को मिल रहा है यूक्रेन वार के चलते चलते। S-400 ट्रम्प सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ये दिखाया गया पिक्चर में। There is a delay in the delivery of the second regiment of S-400 from Russia due to the ongoing war in Ukraine. However, some training equipment and simulator arrived in India. S-400 मिसाइल अभी नहीं आई है, लेकिन कुछ ट्रेनिंग वाले इक्विपमेंट और सिमुलेटर्स आ चुके हैं इंडिया में, ऐसी ये न्यूज़ बताई गई है। कुछ टाइम पहले की खबर बताई जा रही है कि लास्ट दिसंबर में इंडिया टुक डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट S-400 रेजिमेंट। दिसंबर के महीने में पहली डिलीवरी हमको मिली थी, 5 ऑफ विच वर कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम रसिया अंडर $5.43 बिलियन डील साइंड इन अक्टूबर 2018। $5.5 बिलियन की ये डील थी, ठीक है। फर्स्ट S-400 रेजिमेंट तो हमको मिल गया था, 5 का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था। द फर्स्ट यूनिट हैज़ बीन डिप्लॉयड इन पंजाब एंड इस ऑपरेशनल ऑफिशियल हैव कन्फर्म। पंजाब में इसकी पोस्टिंग करी गई है और वो काम करना भी चालू कर दिया। विद द थ्रेट ऑफ US सैंक्शन अंडर काटसा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, न्यू दिल्ली एंड मॉस्को हैड वर्क आउट पेमेंट थ्रू रूपी रूबल एक्सचेंज फॉर दिस डील। अब कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दे, इसलिए ये जो डील है वो रुपए हमारी करेंसी और अमेरिका की करेंसी रसिया की करेंसी में ये डील हुई थी, नहीं तो फिर हमको किस में डील करना पड़ता, डॉलर में डील करना पड़ता। द टू साइड्स आर नाउ एक्सप्लोरिंग द सेम पेमेंट रूट फॉर लार्जर बायलैटरल ट्रेड। और यही आने वाले टाइम में भी होने वाला है, क्योंकि अब डॉलर का इस्तेमाल लोग कम करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि अमेरिका धमकी देते रहता है डॉलर में ट्रेड नहीं करने देगा, जब्त कर लेगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके चलते चलते अब लोग अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, अपनी लोकल करेंसी में वो ट्रेड करना चाहते हैं। इसके अलावा एक बात ये भी रहती है कि डॉलर काफ़ी मजबूत है अपनी देश की करेंसी के मुकाबले में, तो हम क्यों डॉलर में ट्रेड करेंगे। द डिफेंस मिनिस्ट्री एंड सर्विस हैव कैरी आउट असेसमेंट एंड आर क्लोजली मॉनिटरिंग द इम्पैक्ट ऑफ सैंक्शन कैन हैव ऑन टाइमली डिलीवरीज एंड सप्लाईज फ्रॉम रसिया। इसके बाद वाली न्यूज़ हम नेवी से रिलेटेड देखने वाले हैं। इसमें बताया जाता है कि हमारी जो नेवी है वो चाहती है कि जो चीज़ें हैं हमारे देश में ही बने, उनका ही हम इस्तेमाल करें। स्वदेशीकरण, इंडियनाइजेशन नौसेना करना चाहती है। हथियार और विमानन वस्तुओं पर अभी ये ध्यान केंद्रित कर रही है। नौसेना जिसने दशकों पहले स्वदेशीकरण की दिशा में एक लीडरशिप करी थी और 2014 में उपकरण और जो सिस्टम्स हैं स्वदेश विकास को सक्षम करने के लिए भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण योजना 2015 से 2030 को इसने लाया था, है ना। विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं हथियार और विमानन संबंधी वस्तुओं में हम स्वदेशीकरण करेंगे। ये कैसे करके हो सकता है, हम जो उपकरण हैं उनको आयात कम करें, उनमें कटौती करें और घरेलू विनिर्माण को हम बढ़ावा दें। सरकार के दबाव के अनुरूप ही है, जिसे यूक्रेन में चल रहे रूसी युद्ध और रूसी हथियारों और उपकरणों पर भारतीय सैनिक बड़े पैमाने पर निर्भरता के कारण अधिक तात्कालिकता प्राप्त हुई। मतलब कि क्योंकि हम यूक्रेन और रसिया से कुछ खरीद रहे थे तो युद्ध के कारण वो हमारी डील प्रभावित हो रही हैं। इससे अच्छा है कि हम अपने देश में ही वो सारी चीज़ें बनाएं जो कि हम इंपोर्ट करते हैं। इनका कहना है कि नौसेना ने INP स्कीम के अंतर्गत 3400 वस्तुओं का स्वदेशीकरण कर दिया, जिसमें से 2000 से अधिक मशीनरी हैं, बिजली के पुर्जे हैं, 1000 से अधिक विमानन के पुर्जे हैं और 250 से अधिक हथियार इसमें शामिल हैं। आगे कहा जा रहा है कि नौसेना उड्डयन स्वदेशीकरण रोड मैप NAIR 2019-22 भी संशोधन के अधीन है।
सभी तेज गति वाले विमान अनिवार्य पुर्जे और उच्च लागत वाली स्वदेशी मरम्मत को संशोधित NAIR 2022 में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा बताया जा रहा है 4 इन हाउस इंडियनाइजेशन कमेटी को फॉर्म किया गया है ताकि हैंडल किया जा सके इंडियनाइजेशन ऑफ स्पेयर्स विथ रिस्पेक्ट टू नवल एयरक्राफ्ट। ठीक है, नवल एयरक्राफ्ट के जो स्पेयर्स हैं, पार्ट्स हैं, उनका स्वदेशीकरण किया जा सके। ठीक है, इनको हैंडल किया जा सके, इसके लिए कमेटी का भी गठन किया गया है। इन एडिशन द नवल लियाइसन सेल NLC located at various places have been nominated as इंडियनाइजेशन सेल्स। NLC स्थापित किए गए हैं जिसको हम इंडियनाइजेशन सेल्स भी कहते हैं। इसके अलावा देयर आर करेंटली 41 शिप्स एंड सबमरीज अंडर कंस्ट्रक्शन। 41 जहाज हैं और सबमरीन हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं। 39 आर बीइंग बिल्ड इन इंडिया शिपयार्ड while in principle approval from MOD exists for 47 ships to be built in India, the Navy has stated earlier. फोकस एरिया की बात करें तो नेवी इज फोकसिंग विद द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO के हिसाब से हम काम करना चाहते हैं। द इंडस्ट्री टू कट डाउन डेवलपमेंटल टाइमलाइन को हम कट करना चाहते हैं, ऐसा उनका कहना है। स्टार्टअप्स एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। इसके अलावा जो छोटे छोटे MSME हैं वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं। अब कुछ जो फोकस एरिया है जिसमें इंक्लूड है इंडिजेनियस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटी सबमरीन वीपन एंड सेंसर, सेटकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट, एंटी-शिप मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, नेटवर्क इंक्रिप्शन डिवाइस, लिंक सेकेंड कम्युनिकेशन सिस्टम, मैन बैटरीज फॉर सबमरीन, डिस्ट्रेस सोनार सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ मिसाइल एंड टारपीडोज, ये मेन फोकस वाले एरिया हैं। द नवल इनोवेशन एंड इंडियनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन NIIO विच वाज लॉन्च बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इन अगस्त 2020, ये प्रोवाइड करता है एक्सेसिबल इंटरफेस किनको, एकेडमिया को, इंडस्ट्री को विद इंडियन नेवी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट अपार्चर्स। ऑफिशियल का कहना है इन द लास्ट 2 ईयर 36 IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एप्लीकेशन हैव बीन फाइल्ड बाय नेवी पर्सनल। इसके बाद वाला टॉपिक हमारा नेपाल से रिलेटेड है। नेपाल के इतिहास की यदि हम बात करें तो ठीक है, नेपाली लोगों को गुरखा कहा जाता है। पहला विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, अपनी वीरता के लिए काफ़ी फेमस रहे थे। कई सारे यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं जैसे कि तिब्बतन बुद्धिस्ट हैं, मुस्लिम हैं, किरांतस और क्रिश्चियन लोग माइनर कम्युनिटी में आते हैं। स्थापना की बात करें तो 18वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई। नेपाल के प्राचीन आधुनिक किंगडम का लीडरशिप किया था शाह साम्राज्य ने। नेपाल उन एशियाई देशों में से शामिल है जो कभी भी गुलाम नहीं हुआ, उपनिवेश नहीं बना। एंग्लो नेपाली युद्ध, अंग्रेज और नेपाल के बीच में युद्ध, और 1818 में सुगौली की संधि, नेपाल ब्रिटिश साम्राज्य का मित्र बन गया था। 1951 से 1960 में जब राजा महेंद्र ने पंचायत प्रणाली को अधिनियमित किया, तब नेपाल में बहुपार्टी लोकतंत्र को विकसित किया गया था। नेपाल के मैप की बात करें तो चाइना और इंडिया के साथ में अपनी बॉर्डर को ये शेयर करता है। भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो इसको टच करते हैं, उनको यदि हम देखें तो इसके जो नॉर्थ वाला हिस्सा है उसमें उत्तराखंड हो गया, इसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और सिक्किम के साथ में अपनी बाउंड्री को ये शेयर करता है। बिहार है, सिक्किम है और कुछ हिस्सा इसका वेस्ट बंगाल वाला भी है।
ठीक है, इतने स्टेट के साथ में नेपाल अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और एक देश है इसका, कौन सा, भूटान के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। न्यूज़ की बात करें तो पहले नंबर था श्रीलंका का, अब बारी आ गई है नेपाल की। अब चूँकि वहाँ पर वहाँ की सेना का राज है, वहाँ की सरकार का शासन अब नहीं रहा है, श्रीलंका के बाद नेपाल की बारी है। इसके पास भी अब डॉलर नहीं बचा है ताकि ये कुछ चीज़ बाहर से मंगवा सके, क्योंकि यदि उसको कोई भी चीज़ मंगवाना है तो उसके पास डॉलर होना चाहिए। डॉलर नहीं है तो वो कोई चीज़ बाहर से नहीं खरीद सकता। इसलिए वो क्या काम करेगा, वो कहेगा कि हम अब बाहर से इंपोर्ट करना कम कर देंगे, इंपोर्ट में कटौती करेगा। नेपाल इज रनिंग लो ऑन फॉरेन करेंसी रिजर्व नीडेड टू इम्पोर्ट मेडिसिन्स, ऑयल प्रोडक्ट, कार एंड ए रेंज ऑफ अदर आइटम। क्या क्या चीज़ वो मंगवाता है, जैसे कि मेडिसिन मंगवाता है, ऑयल के प्रोडक्ट मंगवाता है, कार और अदर आइटम, एंड विल रन आउट इन 7 मंथ इफ थिंग्स डू नॉट इम्प्रूव, इस सेंट्रल बैंक ऑफिशियल का कहना है। आने वाले 7 महीने में उसके पास जितना भी जो डॉलर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। द सेंट्रल बैंक हैज़ इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट्स, सेंट्रल बैंक ने ब्याज की दरों को बढ़ा दिया है। होपिंग इट विल डिस्करेज पीपल फ्रॉम बाइंग इम्पोर्ट्स। ब्याज दर को बढ़ाने का जो मेन मकसद वो ऐसा है कि जो इम्पोर्ट है वो लोग कम से कम करें, अपने यहाँ पर ही वो पैसे को जमा करके रखें, क्योंकि ब्याज दर ज़्यादा मिल रही। यदि मुझे ब्याज की दर ज़्यादा मिलेगी तो मैं कहीं और पैसा लगाने की अपेक्षा ये सोचूंगा कि मैं यहीं पर मुझे ब्याज दर मिल रही, मैं क्यों बाहर से चीज़ें मंगवाऊँ और व्यापार करूँ। वी आर कंसर्न अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ऐसा कहना मिस्टर भट्टा का। बट ही सेड देयर ऑलरेडी आर साइन दैट द सिचुएशन इज गेटिंग बेटर विद द स्लोइंग पैंडमिक। कोरोना कम हो रहा है, सिचुएशन कुछ बेटर लग रही है। मोर टूरिस्ट हैव बिगन टू अराइव। ठीक है, सॉरी एक बात ये है कि मैं जो नेपाल है ना, म्यांमार की बात आपसे छेड़ दिया था कि म्यांमार में सैनिक का शासन हो गया। नेपाल में अभी सरकार है, काम कर रही है, लेकिन म्यांमार में जुंटा का शासन है, सेना का शासन हो गया। कब्जा किए थे ना, जैसे कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का राज हो गया। आगे कहना है इनका कि नेपाल में अब टूरिस्ट लोग भी आना चालू हो गए हैं, एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द नेपालीज आर गोइंग अबोर्ड टू अर्न फॉरेन करेंसी। अब नेपाली लोग भी बाहर जाके कमाने लगे हैं और अब वो पैसा यहाँ पर भेजते हैं वापस। नेपाल का जो मेन सोर्स ऑफ फॉरेन करेंसी है वो है टूरिज्म से, रिमिटांस फ्रॉम ओवरसीज़ वर्कर एंड फॉरेन एड। दूसरा देश फॉरेन सहायता हमें देता है, बाहर के लोग हमें पैसा भेजते तो हम उनसे डॉलर वसूलते हैं। इसके अलावा टूरिज्म से हमारी कमाई होती है। नॉर्मली 100 of 1000 of foreign tourists visit Nepal every year. However, the number declined sharply due to restriction imposed during the coronavirus. Tourists are trickling back to the country with hundreds of climbers already applying to the climb world's highest peaks and 1000 more trekking और mountain trails. तो सबसे फेमस है ये माउंटेन की चढ़ाई के लिए, यहाँ पर लोग आते हैं और माउंटेन की चढ़ाई करते हैं। स्पोर्ट्स वाले हिस्से से यदि हम कुछ न्यूज़ देखें तो बोपन्ना और जो मैरी है ये पहुंच गए हैं सेमीफाइनल में। रोहन बोपन्ना एंड जेमी मैरी ऑफ ब्रिटेन बीट मार्केल ग्रेनुलर्स एंड होर्कियो जेबोल्स 7-6 8 राउंड का होता है टू रीच द डबल सेमीफाइनल ऑफ द 8th मास्टर टेनिस टूर्नामेंट इन मोंटे कार्लो मोनाको ऑन फ्राइडे। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था ये बताया गया है, कौन सा ये टूर्नामेंट था वो बताया गया है, टेनिस का है ये, है ना। रोहन बोपन्ना यदि हमसे पूछा जाता कौन से प्लेयर हैं तो वो टेनिस के प्लेयर हैं। ये इनका रिकॉर्ड बताया जा रहा है कितने कितने से कौन हराया है। और इसके बाद एक न्यूज़ आई है ऋतुजा
और अंकिता हेल्प इंडिया टेस्ट फर्स्ट सक्सेस। अब ये कौन सा गेम है? ऋतुजा भोसले एंड अंकिता रैना वॉन देयर सिंगल्स मैच, क्योंकि इंडिया ने बीट कर दिया है इंडोनेशिया को 2-1 से इन ए राउंड रोबिन लीग मैच। ठीक है, ये मैच का नया नाम है राउंड रोबिन लीग मैच ऑफ द एशिया ओशियनिया बिले जेनकिंग कप है। ठीक है, ये महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है और ये कप का नाम बताया गया है। ये हुआ था एंटेलिया टर्की ऑन थर्सडे। कब इसका आयोजन किया गया था? आफ्टर द लॉसेस अगेंस्ट जापान एंड चाइना द इंडियंस टर्न थिंग्स अराउंड। लेकिन हम हार गए थे किससे? जापान और चाइना से, लेकिन हम इंडोनेशिया से जीत गए हैं। क्रिकेट वाले हिस्से से ही एक न्यूज़ आई है जो रूट से रिलेटेड। टेस्ट में जो रूट एक बहुत बड़ा, टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़ा ये नाम है। इनके रिकॉर्ड यहाँ पर बताए जाते हैं। जो रूट ने टेस्ट मैच में कैप्टेंसी बहुत अच्छी करी है। ओवरऑल की बात करें 64 मैच हुए हैं जिसमें से 27 जीत हुई है और 26 लॉस हुई है और ड्रा रहे हैं 11 मैच। लगभग मतलब हार और जीत बराबर रहा। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान अलग अलग के साथ में कितने खेले, कितने हारे जीते ये बताया जाता है। तो इंडिया के साथ में देखा जाए तो 13 मैच खेले गए, 6 विन और 6 लॉस यहाँ बताया जाता है और 1 मैच ड्रा रहा इनकी कैप्टेंसी में। तो ये हमें ध्यान रखना है। ओवरऑल 64 में से 27, 26, 11। ऑस्ट्रेलिया के साथ इसका रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा क्योंकि इसने 2 मैच ही जीत पाए हैं और 10 मैच लॉस रहा है इसका। ठीक है, और इसी हिसाब से वेस्ट इंडीज़ के साथ भी 5 विनिंग है, 4 इसके लॉस है, 6 विनिंग 2 लॉस। न्यूजीलैंड के साथ में इसका रिकॉर्ड बहुत ही बेकार रहा है, 3 लॉस और 0 विनिंग के साथ में। और भी कुछ बातें इनसे रिलेटेड जिनको हम देख लेते हैं। जो रूट रिजाइंड एज इंग्लैंड टेस्ट चैंपियन कैप्टन ऑन फ्राइडे आफ्टर ए रोलर कोस्टर 5-year टर्म दैट एंडेड इन टोरिड रन ऑफ रिजल्ट इंक्लूडिंग एन एसेस ड्रबलिंग एंड डिफीट इन द वेस्ट इंडीज़। एसेस हुआ था, इसमें यहाँ का बताया गया है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ।